दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। जय हिंद। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। प्रशासन की सख्ती के बाद आखिरकार ग्रामीण मान गए। महाराष्ट्र के गांव में रद्द हुआ बैलेट पेपर से पुनर्मतदान। जी हां दोस्तों, ताजा बड़ी खबरें जानेंगे। इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर आगे जानिए, बने रहिए साथ में। और आप भी बैलेट पेपर के साथ है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि सामने निकल के आ रही है बैलेट पेपर को लेकर। महाराष्ट्र की मालसिराट सीट के एक गांव में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद गांव वाले मान गए और उन्होंने बैलेट पेपर से पुनर्मतदान की अपनी जिद छोड़ दी। दरअसल इस गांव के लोगों ने ईवीएम पर शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। ग्रामीणों की जिद के बाद एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, जो कि 5 दिसंबर तक लागू रहेगी ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। दोस्तों आपको बताते चले, ग्रामीणों को ईवीएम पे शक था। उनका मानना था इस गांव में बीजेपी उम्मीदवार को 100 और 120 से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले थे, लेकिन उन्हें वोट मिले हैं 450, जो कि संदेह यहाँ पे प्रकट करता है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों पुनर्मतदान कराने की बात थी। अगर यहाँ बैलेट पेपर से मतदान होता तो चुनाव आयोग की काफी किरकिरी होती, फजीयत होती, देश दुनिया में मजाक उड़ता, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर प्रशासन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे बैलेट पेपर से मतदान ही रद्द करवा दिया गया। सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरी खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मोदी सरकार को पोल खुलने का कितना डर सता रहा है। ये इसी से जाहिर हो जाता है कि उसने मारकवाड़ी गांव में कर्फ्यू लगा दिया। गांववासी आखिरकार अपने दम पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान ही तो कराना चाह रहे थे। उन्हें रोकने का मकसद भला और क्या हो सकता है। दोस्तों देख सकते हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बोले कि महाराष्ट्र सरकार ने उस गांव में कर्फ्यू लगवा दिया जहां बैलेट पेपर से वोटिंग होनी थी। डर चोर को ही होता है। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने लिखा, दोस्तों आपको बताते चले, गांव वाले अपने दम पे खर्च वाहन कर रहे थे, सरकारी मदद नहीं ले रहे थे, चुनाव आयोग से मदद नहीं मांगी थी, ना ही प्रशासन से, लेकिन फिर भी बैलेट से मतदान नहीं कराने दिया गया। और जबकि यहाँ आधिकारिक मतदान भी नहीं था, गांव वालों की मर्जी से हो रहा था। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जाएंगे, जहां पे सांप्रदायिक यहाँ पे दंगा देखने को मिला है। दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने संसद में यहाँ पे मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा, योगी सरकार को घेरा है। और अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में दंगा प्रायोजित था, उपचुनाव में हुई लूट धांधली से ध्यान हटाने के लिए ये सब काम किया गया। अखिलेश यादव बोले हैं, जिस रास्ते से गुजरात वाले दिल्ली आए थे उसी रास्ते से लखनऊ वाले दिल्ली आना चाहते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। योगी सरकार को निशाने पे लिया है। सीधे तौर पर दोस्तों पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ निशाने पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। दोस्तों इस समय की ताजा अपडेट आ रही है, एकनाथ शिंदे अस्पताल में रूटीन चेकअप के बाद बरसा बंगले पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको बताते चले, चुनाव परिणाम के बाद से कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे लगातार बीमार चल रहे हैं। जुपिटर हॉस्पिटल से निकले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे दोस्तों सुबह तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर और गृह मंत्रालय को लेकर, लेकिन इन दोनों पद से बीजेपी अपने दावे से हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है अपना रुख, सबसे बड़ा दल बन के उभरी है बीजेपी। दोस्तों अजीत पवार ने भी खुला समर्थन दिया और यहाँ पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट बुरा फंस चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जबकि शपथ ग्रहण की तारीख बताई जा रही है 5 दिसंबर। उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, मंच लग गया है, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं है। आज दोस्तों संसद में काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज राज्यसभा में अपना भाषण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रशासनिक धांधली का मुद्दा सदन में उठाया, आप सभी जानते हैं किस प्रकार की धांधली की गई।
दोस्तों वैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ असहज हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं और फिर उन्होंने रामगोपाल यादव की स्पीच में बाधा उत्पन्न की, उन्हें बोलने से रोका और अंततः उनका माइक बंद करके अगले सांसद को बोलने के लिए कह दिया। देख सकते हैं दोस्तों, धांधली की गई थी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी यहाँ पे बेईमानी करके जीती, सपा यह आरोप लगा रही है। वहीं अगली अपडेट की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में सामने आया पावर शेयरिंग फार्मूला, 22 मंत्रालय बीजेपी रखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी अभी ताजा अपडेट आई है। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के पास 21 से 22 मंत्रालय होंगे। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही होगा, महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को मिलेगा, बाकी विभागों के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सूबे की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 11 से 12 मंत्री हो सकते हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी की ओर से सरकार में 10 मंत्री होंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में 16 मंत्रालयों की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन नए बयान आ रहे हैं। विपक्षी दल लगातार ईवीएम पे तो हमलावर हैं ही, इसके साथ ही उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को घेरने में पीछे नहीं है। महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार जस्टिस चंद्रचूड़ हुए। पूर्व सीजेआई पे फिर भड़के हैं संजय राउत। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को संविधान के खिलाफ बताया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। चुनाव नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री नहीं मिला। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी सरकार सत्ता में है जो संविधान के अनुसार गलत है। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला और इसके लिए तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। पूर्व सीजेआई ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में देरी से सुनवाई का आरोप भी लगाया और यहाँ पे हार का ठीकरा पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पे फोड़ा। इससे पहले भी वह ऐसे बयान दे चुके हैं। हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि जो नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है उसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। दोस्तों देख सकते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, महाराष्ट्र इसे याद रखेगा, कहना है संजय राउत का। ये सभी बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार आज के। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।